हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पाचन, यानी कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है यह हम जानेंगे। तो दोस्तों, पाचन के विभिन्न चरण हैं, अलग अलग स्तरों पर भोजन का पाचन होता है, उसको हम इस फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। और उससे पहले हम समझेंगे कि यह जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उनमें कौन कौन से भाग है। जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा, यह मुख है, यह ग्रसिका है, यह जो फिगर है ऐसे यह अमाशय है, यह यकृत है, इसके अंदर पित्ताशय होता है, यह पित्त नली है, यह अमाशय है। और यह जो ऐसे घुमावदार ऐसे ऐसे नली है उसको हम कहते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत कहते हैं। और यह जो नली है ऐसे बड़ी बड़ी, यह जो है यह ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो नली वाली है उसको बोलते हैं विलेधान या बड़ी आंत या कोलन बोलते हैं दोस्तों। तो ये हम फिगर के माध्यम से हम समझे दोस्तों। आइए हम इसमें एक एक चरण जो यहाँ पर दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप हम इस सारों को समझेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन घबराएगा नहीं, थोड़ा गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारा पाचन तंत्र यानी कि मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे बनता है, इस चीज पर हम विचार करते हैं दोस्तों। आइए तो हम देखते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र दो चीजों से बना है, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथिया से। यानी कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना रहता है। एक आहार नाल जो कि एक लंबी और घुमावदार नली होती है जो मुख से स्टार्ट होकर गुदा द्वार तक समाप्त हो जाती है, जो कि मुख से स्टार्ट होकर और गुदा द्वार यहाँ तक समाप्त हो जाती है। इसको हम आहार नाल बोलते हैं। इसके साथ ही कुछ पाचन ग्रंथियां होती है, यानी कि 3 ठो जो पाचन ग्रंथियां होती है वह आहार नाल के साथ सम्मिलित होती है और 2 ठो पाचन ग्रंथियां अलग से होती है। यह 5 ठो पाचन ग्रंथियां और आहार नाल मिलकर मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है तो बोलेगा आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें 3 ठो पाचन ग्रंथि जो होता है वह आहार नाल के साथ ही होती है और 2 ठो पाचन ग्रंथि आहार नाल से अलग होती है लेकिन आहार नाल से जुड़ी होती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम तो यह समझ गए कि यह जो पाइप है, यह जो ऐसे पाइप है, यह जो इसे पाइप है, यह टोटल है आहार नाल। और आहार नाल में 3 ठो पाचन ग्रंथियां कहाँ कहाँ होती है तो पहला देखिए मुख में जो कि लार ग्रंथि होती है, अमाशय में जो कि अमाशय ग्रंथि होती है जिसको जठर ग्रंथि बोलते हैं, और एक कोलोन क्षुद्रांत में इस पाइप में होता है अंतर ग्रंथि। ठीक है, तो इस तरह से 3 ठो ग्रंथि जो कि आहार नाल से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि आहार नाल के अंदर ही होती है। लेकिन 2 ठो ग्रंथि अलग होता है जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। एक है अग्नाशय की ग्रंथि, यह दिख रहा है अग्नाशय ग्रंथि, एक है पित्ताशय। यह 2 ठो अलग होता है, यानी कि यकृत और अग्नाशय दोनों अलग अलग होता है दोस्तों। तो अभी तक हमने समझा कि मनुष्य का पाचन तंत्र 2 चीजों से मिलकर बना है, पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथि। जिससे पाचन ग्रंथि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के पाचन ग्रंथि हमारे आहार नाल के अंदर होते हैं या आहार नाल से जुड़ा होता है, और 2 ठो आहार नाल से अलग होते हैं लेकिन पाइपों के माध्यम से आहार नाल से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ गए कि हमारा पाचन तंत्र कैसे बना होता है। अब आइए हम मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण पर है। तो मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण हैं जो किस तरह से दिया है। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या परिपाचन और उत्सर्जन। पहले इस स्टेप को समझ लेते हैं दोस्तों। अंतर्ग्रहण का अर्थ होता है कि भोजन को हम अपने हाथों के माध्यम से मुख में डालते हैं, इस प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसको कहते हैं हाथों से उठाकर भोजन को अपने मुख के अंदर डालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मवेशी में देखिए तो वो मुंह लगाकर खा लेते हैं, और अन्य जीवों में मेढक समय तो वो निगल जाते हैं डायरेक्ट, तो उसमें अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग है। विभिन्न जीवों में अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग है, लेकिन मनुष्य में क्या है कि भोजन को अपने हाथों से उठाकर मुख के अंदर डालते हैं, इसी प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अगला है जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है, मुख में चला जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि पाचन हो गया दोस्तों। पाचन में जो भोजन करते हो उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यानी कि हम कहें भोजन का पाचन हो गया, इसका मतलब होता है कि इस तीनों जो पदार्थ है, पोषक तत्व है, उसका पाचन हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यह तीनों का पाचन अलग अलग माध्यमों में होता है और यह डायरेक्ट पाचन नहीं हो जाता है। और इसी को हमको दिखाना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यह जो हम पाचन कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से इसी तीनों को दिखाना है पाचन में। तो आप पाचन समझ गए। दूसरा होता है अवशोषण। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो उसका अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस चीज को हम समझाएंगे यहाँ पर। यह छोटी आंत में दीर्घरूम पाए जाते हैं, वहां पर भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के मतलब यह समझिए कि उससे जो ऊर्जा होता है, जो विटामिन होता है, वो सोख लिए जाते हैं रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, तो उसका भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद स्वांगीकरण या परिपाचन होता है। स्वांगीकरण परिपाचन करते हैं, जो भोजन का अवशोषण हो गया, जो ऊर्जा प्राप्त होगा कोशिकाओं में भेज दिया जाता है और ऊर्जा में बदल जाता है, उसको हम स्वांगीकरण या परिपाचन करते हैं।
अगला होता है उत्सर्जन, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो बेकार पदार्थ बच जाते हैं उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस सारी चीजों को समझ गए हल्का हल्का, लेकिन हम यहाँ जोर देना है किस पर है, तो पाचन पर। इसलिए हम इस पर विशेष टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ समझना है पाचन। तो दोस्तों आइए पाचन पर बात करते हैं। तो पाचन में आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में 3 चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इस तीनों चीजों का पाचन कहाँ कहाँ होता है और कब कब होता है, इस चीज को हम दिखा दे रहे हैं, तो आप पाचन को अच्छी तरह समझ पाएंगे दोस्तों, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन दिखा रहे हैं। आइए, तो पाचन के 3 स्थान है। पाचन है मुख में, अमाशय में और छोटी आंत में दोस्तों। मुख में और अमाशय में जो पाचन होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि अधपचा होता है, लेकिन छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्णतः हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन क्या होता है, आपको सवाल पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो बोलेगा भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, जो कि घुमावदार नली है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी में भोजन का पाचन होता है, और वो भी पूर्ण पाचन होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है तो नहीं होता दोस्तों, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, जो कि हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मुख में पाचन, मुख में दोस्तों हम जो भोजन करते हैं तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन लेते हैं, लेकिन मुख में जो हमारे दांतों द्वारा होता है वह भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और जीभ से जो मुख में लाल ग्रंथि होता है उससे लार टपकता है, जिसका नाम है लार एमाइलेज। जो कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, स्टार्च होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं, छोटे शर्करा जो टुकड़ा होता है उसमें, उसको माल्टोस कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मुख में, हमारे मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। तो किसका, केवल कार्बोहाइड्रेट का, वो भी कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, किसके माध्यम से, तो लार एमाइलेज के माध्यम से। लेकिन मुख में हमें प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। आपने ऊपर देखा कि हमारे यानी कि पाचन किन किन जगहों पर होता है, तो मात्र 3 जगह पर, मुख में, अमाशय में और छोटी आंत में। आपको यह ग्रासिका और इसमें यह बृहदान्त्र में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने समझे 3 जगहों पर होता है, लेकिन मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो भी पूर्ण पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे में तोड़ दिया जाता है, और वह टूट जाता है किसमें, माल्टोस में, यानी कि वो सरल शर्करा है, छोटा छोटा टुकड़ा है। अब आई ग्रेसिका। तो दोस्तों ग्रेसिका एक पाइप के समान रास्ता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह मुख हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक यह ग्रेसिका है। क्या है, यह ग्रेसिका है। लेकिन ग्रेसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल भोजन इस पाइप के माध्यम से गुजरता है, वो भी क्रमाकुंचन के माध्यम से। क्रमाकुंचन माध्यम में क्या होता है कि जब भोजन ऊपर से आता है तो ऐसे जाएगा नली, ऐसे 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 आता है नली, यानी कि घुमावदार नली होती है। हम आपको फिगर बता दे रहे हैं कि इस ग्रेसिका में भोजन का पाचन कैसे होता है। सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ भोजन है, तो इस पाइप के माध्यम से आता है भोजन ऐसे, यहाँ पर यहाँ भोजन है तो यहाँ थोड़ा फैलेगा ऐसे, फिर ऐसे होता है, फिर यह भोजन मान लिया जाए यहाँ पर आया तो फिर ऐसे हो गया, फिर यहां से फिर ऐसे हुआ भोजन, इस पाइप के माध्यम से, यही ग्रेसिका है। तो कोई पूछेगा कि ग्रेसिका में भोजन का पाचन होता है दोस्तों, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्रेसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रेसिका के माध्यम से भोजन अमाशय, मुख से अमाशय तक आता है। यह केवल एक पाइप है जिसमें क्रमाकुंचन गति के द्वारा मुख से भोजन अमाशय तक आता है, उसी को ग्रेसिका कहते हैं। इससे केवल भोजन आता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है दोस्तों। तो यहां तक हम समझ गए ग्रेसिका तक। अब आइए नंबर 3, अमाशय। अमाशय आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर फिगर पर एक उल्टे आम की आकृति के आकार का है। जो आम होता है उसको उलट कर बना दीजिएगा तो यह मैंगो की तरह हो जाता है, इसको हम अमाशय बोलते हैं। अमाशय में दोस्तों जठर ग्रंथियां पाई जाती है और जठर रसों का एक स्राव करती है। इसमें मुख्यतः स्रावित होने वाले पदार्थ है रेनिन, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा होता है। यानी कि अमाशय की जो भीतरी दीवार होती है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, और जठर ग्रंथियां से जठर रसों का स्राव होता है। जठर रसों में मुख्यतः यानी कि 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन होता है जो कि दूध का पाचन करता है, किसका, दूध का पाचन, इसीलिए यह रेनिन केवल छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। और पेप्सिन होता है जो प्रोटीन, जो कि हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे दाल वगैरह खाते हैं तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो उस प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में कर देता है। एक ही बार डायरेक्ट अमीनो एसिड में नहीं कर देता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में कर देता है। यानी कि अमाशय से जो जठर स्राव होते हैं और उसमें पेप्सिन नामक पदार्थ होते हैं, वह जो हम दाल खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में बदल देता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अमाशय में होती है। दूसरा होता है HCl। HCl क्या होता है कि HCl हमारे अमाशय में ही स्रावित होते हैं, और यह क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है।
और भोजन के साथ जो कीटाणु होते हैं उसको यह मार देता है और उस भोजन को अम्लीय अवस्था प्रदान करता है। यानी कि अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसीलिए कोई पूछेगा कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसा होता है, तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता है। लेकिन छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसा होता है दोस्तों, तो क्षारीय माध्यम में होता है। यह एक सबसे बेस्ट सवाल है कि अमाशय में भोजन का पाचन क्या होता है, अम्लीय माध्यम में, और छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, किस माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में होता है। अगला होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा एक पदार्थ होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बहुत खतरनाक अम्ल होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से श्लेष्मा यानी कि अमाशय की दीवार को सुरक्षा करता है। अमाशय की दीवार को क्या करता है, यह सुरक्षा करता है श्लेष्मा इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इसे लिख दिया यहाँ पर दोस्तों श्लेष्मा। तो श्लेष्मा के क्या काम है, अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है उससे अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करना ही श्लेष्मा का काम होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक। एक सवाल और है दोस्तों, कहा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें ज्यादा पाया जाता है वो हड्डी तक को पचा देता है। जैसे मनुष्य की तुलना में कुत्ता और बिल्ली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसके अमाशय में वह अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि कुत्ता बिल्ली मांस खाता है तो हड्डी तक के ही पचा देता है कुत्ता, क्योंकि उसके शरीर में क्या अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा पाए जाते हैं मनुष्य की तुलना में दोस्तों। अब आइए हम चलते हैं क्षुद्रांत में दोस्तों। तो क्षुद्रांत आपको पता है दोस्तों, यहां से यह पार्ट होता है, यह पार्ट ये घुमावदार नली ऐसे 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 ऐसे, इसी को हम क्षुद्रांत बोलते हैं। क्षुद्रांत में मुख्यतः तीनों ग्रंथि यहां पर मिलती है क्षुद्रांत में। सबसे पहले देख लीजिए पित्त, अग्नाशय और आंत्रस। पित्त यकृत है, यह जो दोस्तों यकृत है उसमें पित्ताशय पाया जाता है और पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस भी यहाँ आकर मिलता है छोटी आंत में, और अग्नाशय से अग्नाशयिक रस और आंत्रस जो छोटी आंत में होता है उसमें आंत्रस। यहाँ पर तीनों जो ग्रंथि है उससे पदार्थ स्रावित होते हैं और तीनों यहाँ आकर मिलते हैं दोस्तों। कहाँ पर, छोटी आंत में। यकृत में पित्त पाया जाता है तो पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है और आंत से आंत्रस निकलता है, छोटी आंत से आंत्रस, और तीनों यहाँ मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पित्त। पित्त क्या होता है, पित्त से पित्ताशय निकलता है जो कि एक क्षारीय होता है, यानी कि जो भोजन अमाशय से अम्लीय माध्यम में आया है अब वह पित्ताशय से जो पित्त रस स्रावित होता है उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देगा। जब तक दोस्तों पित्ताशय से निकलने वाला द्रव जो कि क्षारीय द्रव होता है और जीवाणुनाशक भी होता है, वह जब तक क्षारीय नहीं बनाएगा तो अग्नाशय रस और आंत्रस यानी कि अग्नाशय से निकलने वाला रस और आंत से निकलने वाला रस उस भोजन को पचा ही नहीं पाएगा। तो पित्ताशय का मुख्य काम होता है कि जो भोजन अमाशय में अम्लीय माध्यम में था उसको पित्ताशय से निकलने वाला रस सबसे पहले उसको क्षारीय बनाता है। क्षारीय बनाएगा तभी यह पचा पाएगा अग्नाशयिक रस और आंत्रस, अन्यथा वह नहीं पचा पाएगा। तो पहला काम हुआ कि पित्त से निकलने वाला जो पित्त रस है वह भोजन को क्षारीय बना देता है जिससे अग्नाशयिक रस और आंत्रस उसे पचा सके। दूसरा जो मेन काम होता है, जो वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं होते हैं उसको वह तोड़ देता है। यहाँ पर देखिए लिखा है क्षारीय, और वसा के जो बड़े बड़े गोले होते हैं उसको छोटे छोटे गोलों में तोड़ देते हैं, और इस तोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पायसीकरण। क्या कहते हैं, पायसीकरण। तो यह कौन काम करता है, तो पित्त से निकलने वाले पित्ताशय। इसका मुख्य दो कार्य है, अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, और वसा के जो बड़े बड़े गोलिकाएं हैं उसको क्या होता है, छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ना। आपने एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि अमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी पूर्ण पाचन नहीं होता है। प्रोटीन को केवल तोड़कर पेप्टोन में बदल दिया जाता है, और वही पेप्टोन पेप्टाइड्स में या अमीनो एसिड में बदल जाता है आंत्र में। तो यहाँ पर हम समझ गए कि यह क्षारीय बनाता है और वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ता है। अब दूसरा होता है अग्नाशय। अग्नाशय से जो रस निकलता है दोस्तों वह 3 प्रकार के रस निकलता है। अग्नाशिक रस में 3 तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। क्या होता है, एमाइलेज। एमाइलेज कहता है शेष शर्करा को माल्टोस में बदल देता है। आपने देखा था कि मुख में जो भोजन पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, वो छोटे छोटे शर्करा में टूट जाता है, माल्टोस में बदल जाता है। अब वह यहाँ जो कुछ पदार्थ बच गया यानी कि वह मुख में नहीं पाचन हुआ, तो वह ये आकर यहाँ पर जो अग्नाशय रस से निकलता है एमाइलेज उसको माल्टोस में बदल देता है। कुछ पदार्थ तो मुख में ही माल्टोस में बदल गया, लेकिन कुछ पदार्थ जो बाकी रह गया है वह एमाइलेज निकलेगा, एमाइलेज वह उसको माल्टोस में बदल देगा। इससे अगला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो यहाँ पर जो पेप्टोन में बदला था अमाशय में जो पेप्टोन में बदला था उसको पेप्टाइड में बदल देता है। यह कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से निकलने वाला रस है ट्रिप्सिन। और यह पेप्टोन, प्रोटीन टूट गया था पेप्टोन कहाँ, अमाशय में,
अब इस पेप्टोन को यह पेप्टाइड्स में तोड़ देता है दोस्तों। अगला होता है लाइपेज। लाइपेज जो पित्त रस था, पित्त रस जो वसा के छोटे छोटे गोलिकाओं, बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देता है। उस छोटे छोटे गोलिकाओं को यह पाचन करता है। क्या पाचन करता है? अग्नाशय। तो अग्नाशय से निकलने वाले जो 3 तरह के पदार्थ होते हैं, एमाइलेज है जो शर्करा को माल्टोस में बदल देते हैं, ट्रिप्सिन है जो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देते हैं, और लाइपेज है जो वसा की गोलिकाओं को पचा देता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम पित्त समझ गए, अग्नाशय समझ गए, अब हम समझेंगे आंत्ररस। क्या समझेंगे? आंत्ररस। और यह टोटल काम कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत में होता है। आंत्ररस में ये 3 प्रकार के पदार्थ इसमें होते हैं, यानी कि 3 चीजों का पाचन होता है। आंत्ररस से जो पदार्थ स्रावित होते हैं उसके माध्यम से एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो कि डायरेक्ट ग्लूकोज में बदल जाता है, प्रोटीन है जो कि पेप्टोन और पेप्टाइड्स में बदला था, अब वह डायरेक्ट अमीनो ऑयल में बदल जाएगा, और वह साथ जिसका बड़ा बड़ा गोला था उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़कर पचा दिया, वह ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में बदल जाएगा। तो अंततः दोस्तों जितना हम पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, यह टोटल छोटी आंत में आकर और छोटी आंत्र से जो रस स्रावित होता है आंत्र रस, उससे यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में हो जाता है, प्रोटीन का अमीनो ऑयल में हो जाता है, वसा का वसीय ऑयल में हो जाता है, और अंत में यह तीनों अमीनो ऑयल, वसीय और ग्लिसरॉल यह ग्लूकोज में बदल जाता है और वह इसका अवशोषण होता है। अब आइए हम समझते हैं अवशोषण क्या होता है। अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखिए छोटी आंत में अवशोषण होता है और बड़ी आंत में अवशोषण होता है। अवशोषण की 2 जगह, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। लेकिन छोटी आंत में पूर्ण अवशोषण होता है, थोड़ा अवशोषण बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत में ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा का अवशोषण हो जाता है और बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। अब अवशोषण कौन करता है, कैसे होता है, इस चीज को समझेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि छोटी आंत में, यह छोटी आंत है, यह छोटी आंत है, यहाँ पर हम बनाए हैं। इस छोटी आंत में अंगुलियों जैसा एक प्रवर्ध पाया जाता है, रचना पाया जाती है। अंगुली ना उसी तरह देखिए यहाँ पर अंगुली से हो रहा है। इस आकृति को हम कहते हैं दीर्घरोम या फिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम या फिलाई है। और इसमें जो भोजन होता है ले के समान होता है, तो इससे बराबर टच करते रहते हैं, इससे बराबर घूमते फिरते रहते हैं। और इसके अंदर, इस दीर्घरोम के अंदर जब भोजन ले के समान होते हैं तो इसमें भोजन टच करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि भीगा हुआ कपड़ा है, उसको पेपर पर रख देंगे तो पेपर जल का अवशोषण कर लेगा भीगा कपड़ा से। बिल्कुल उसी तरह भोजन ले के समान होता है। जब इसमें टच करता है तो इसमें रुधिर वाहिकाएं होती है, और यह रुधिर वाहिकाएं क्या करती है, भोजन से अवशोषित कर लेती है विटामिन को, यानी कि अवशोषित कर लेती है, और यह रुधिर वाहिकाओं द्वारा भोजन का अवशोषण हो जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? दीर्घरोम में पाया जाता है। और दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। तो यहाँ पर अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत में दीर्घरोम पाया जाता है और उसके अंदर रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो दीर्घरोम भोजन का अवशोषण करता है, और जो अवशोषित पदार्थ होता है वह दीर्घरोम के जो रुधिर वाहिका होता है उसमें भेज दिया जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण होता है, परिपाचन होता है, यानी कि भोजन को कोशिकाओं में भेज दिया जाता है और वहां पर ऊर्जा प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस चीज को हमने लिख दिया है कि दीर्घरोम के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है और रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, तब मनुष्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों यहाँ पर आपने इस चीज को समझ गया है कि अंत में जो अवशोषण होता है वह दीर्घरोम के द्वारा होता है अवशोषण, और रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। उसके बाद वह पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र में पूरे शरीर में फैला दिए जाते हैं। दोस्तों तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह आज का पाचन तंत्र का टॉपिक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कौन कौन से अंग होते हैं पाचन तंत्र में। मुख, ग्रसिका, आमाशय, यकृत है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो आपको पता है कि 3 जगहों पर भोजन का पाचन होता है, मुख में, आमाशय में और छोटी आंत में दोस्तों होता है। अन्यथा कहीं पाचन नहीं होता है। मुख और आमाशय में पूर्ण पाचन नहीं होता है, जबकि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कोई पूछेगा ग्रसिका में भोजन का पाचन होता है, तो नहीं। ग्रसिका एक माध्यम है, एक पाइप है जिसके माध्यम से भोजन मुख से आमाशय में आता है, वहां पर भोजन का पाचन नहीं होता। अग्नाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है। पित्त, यकृत भोजन का पाचन होता है तो नहीं। ये सब ग्रंथि है और इस सभी ग्रंथि से पाचक रस स्रावित होते हैं जिसको भोजन के पचाने में मदद करती है। आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का अम्लीय कौन बनाता है, तो HCl अम्लीय बनाता है। वो कहाँ बनाता है? तो आमाशय में। भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? तो यह पित्त से निकल रहा पित्त रस बनाता है, जो कि यह छोटी आंत में आकर मिलता है। अग्नाशय से जो रस निकलता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो वह प्रोटीन को, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है और वसा के छोटी छोटी गुलिकाओं को पचाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने यह देखा, यहाँ पर जो सभी पाचन तंत्र का फिगर दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।